अपन देखते हैं भारत का परिचय, यानी वर्तमान में जो राजनीतिक इकाई है वो किस तरह से इस भूगोल के हिसाब से इसका भौतिक स्वरूप है वो तय हुआ। देखिए, जैसे 15 अगस्त 1947 जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, उस समय से लेकर और उसके बाद में इन राज्यों के अंदर कई सीमाएं परिवर्तित हुई, राज्यों की संख्या बदली, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बदली। ये सब होने के बाद में आज वर्तमान में क्या स्थिति है ये अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत है वो इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के ठीक ऊपर की तरफ स्थित है। इस रेखा से ऊपर वाला जो भी भाग होता है उसको उत्तरी गोलार्ध, यानी ऐसे अक्षांश रेखाओं के हिसाब से तो इसको उत्तरी गोलार्ध, और खड़ी रेखाएं यानी देशांतर इस ग्रीनविच मीन टाइम से इधर यानी जो पूर्व में उसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। तो देशांतर के हिसाब से भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांश के हिसाब से भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। अब इसकी स्थिति संख्या देखें तो यहां से शुरुआत होती है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ये अंडमान निकोबार के सबसे नीचे वाला बिंदु है। इसकी शुरुआत की जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, वो है 8 डिग्री और 4 मिनट। यहां से लेकर और कश्मीर के लास्ट में यहां पर इंदिरा कोल पॉइंट है। ये जो उत्तरी अक्षांश है ये है 38 डिग्री और 6 मिनट तक का। फिर इसी तरह से यहां पर अपन पूर्वी देशांतर देखते हैं तो इसका जो सबसे पश्चिम वाला भाग है वो है सर क्रीक के आसपास, गुजरात का जो सर क्रीक है वहां से इसकी शुरुआत होती है 68 डिग्री और 7 मिनट वहां से लेकर और इस इधर लास्ट में यानी पूर्व उत्तर के अंदर सबसे लास्ट में जो बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर वलाला नाम से है। ये है 97 डिग्री और 25 मिनट तक। इस तरह से ये भारत की अक्षांश और देशांतर की स्थिति हुई। इस आधार पे जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,000 और 263 वर्ग किलोमीटर। यानी इस तरह से ये हमारा विशाल जो भारत है उसका ये क्षेत्रफल हुआ। अब इस क्षेत्रफल में कुछ भाग समुद्री भी है और बाकी लगभग 29 लाख के करीब है वो हमारी जमीन वाला यानी भूखंड भाग है। इस भाग के अंदर अपन किस तरह से इन राज्यों को देखते हैं और किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश। अब अपन देखते हैं इसकी एक भौगोलिक चीज समझने के लिए अपन देखते हैं कि इस बीचों बीच वाली लाइन यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इससे क्या फर्क पड़ता है। यहां पर क्या होता है, सूर्य की किरणें है वो सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने का मतलब है यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। अब इस बहुत ज्यादा गर्मी के कारण यहां पर रहने वाले समुद्री जीव उनका क्या हाल होगा ये हमने सोचना है। अपन एक सामान्य प्राणी के हिसाब से देखते हैं, हमारी त्वचा बड़ी सॉफ्ट है, लेकिन अगर बिल्कुल अंगारा या एक लोहे की रॉड गर्म करके चिपका दें तो ये भी बहुत कठोर पपड़ी के रूप में उतरेगी। तो ठीक उसी तरह से यहां पर इस भूमध्य रेखा के ऊपर रहने वाले जीव जो सेलेंट्रेटा संघ के होते हैं उनके चारों तरफ पपड़ी बनती है और वो पपड़ी बनती है समुद्र के कैल्शियम कार्बोनेट की। मान लीजिए ये जीव है, इसने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का ये खोल बना दिया इस गर्मी को सहन करने के लिए। अब अपन देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से ये जो मार्बल है, संगमरमर कह दो या चूना कह दो, पत्थर जैसी चीजें बनी हुई है, तो ये भी एक तरह से पत्थर हुआ। अब ये जीव है, एक जीव से दूसरा जीव बनाएगा, ये जीव बनाया, इसके चारों तरफ भी कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बना। तीसरा इसका जीव बनेगा तो इसके चारों तरफ भी कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बना। इस तरह से ये जीव ने एक कॉलोनी बना ली और इस कॉलोनी वाले पत्थर की चट्टान को बोलते हैं मूंगे की चट्टान या कोरल रीफ बोलते हैं। यानी इस गर्मी वाले एरिया के पास में ये चट्टानें ही चट्टानें बन गई। ये चट्टानें कैसे बनी, इन सेलेंट्रेटा संघ के जीवों ने बनाई, इसको मूंगे की चट्टानें कह सकते हैं। और मनुष्य ने इसको खोज कर इसके ऊपर रहना शुरू कर दिया। इस तरह से मूंगे की चट्टानें या कोरल रीफ के ऊपर हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप,
और लक्षद्वीप से नीचे की तरफ मालदीव देश है, वो भी इस मूंगे की चट्टानों के ऊपर बसा हुआ है। यानी इस लोकेशन के कारण एक नया प्रदेश आ गया। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इस भारत देश के अंदर किस तरह से राज्य है। तो देखिए, अब आजादी से पहले जो ब्रिटिश इंडिया, उन ब्रिटिश इंडिया के शासन के कारण कुछ नाम वहां से मिले हुए हैं, और बाद में आजादी के बाद में धीरे 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 क्रमिक रूप से कुछ परिवर्तन हुआ। मोटा मोटी तौर पे अपन देखते हैं कि जो दक्षिणी भारत है, यानी इस कर्क रेखा से नीचे वाला या विंध्याचल से नीचे वाला, इस भाग को सबको बोलते हैं, इधर वाले सब मद्रासी। अब इन मद्रासी, पूरा का पूरा ये मद्रास है, और गुजरात और महाराष्ट्र, इन दोनों को मिला के बोलते थे बॉम्बे प्रोविंस। ये गुजरात और महाराष्ट्र है वो एक ही राज्य हुआ करते थे। लेकिन देश आजाद होने के बाद में भाषाई आधार पर नए नए राज्य बनाने की मांग उठती है, और उस आधार पर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित होता है, और सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है वो दक्षिणी भारत के राज्यों को मिलती है। जो भी भाषा, उसके आधार पे कन्नड़ वाले को कर्नाटक, मलयालम वाले को केरला, तेलुगु वाले को आंध्र प्रदेश वगैरह, इस तरह से ये राज्य बन गए। अब ये राज्य बनने के बाद में अपन देखते हैं, फिर यहां पर 1961 के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र ये अलग होते हैं। यानी इनका अलग होने के बाद में ये गुजरात अलग है और महाराष्ट्र अलग बन गया। इससे पहले ये बॉम्बे प्रांत था। फिर अपन देखते हैं, राजस्थान प्रारंभ से ही था, मध्य भारत प्रारंभ से था, जिसका नाम आज वर्तमान में मध्य प्रदेश, और इससे अलग हो गया छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश पहले था, उत्तर प्रदेश का नाम था यूनियन प्रोविंस, अब उत्तर प्रदेश से अलग है, ये उत्तराखंड हो गया। इसी तरह से जो ये पंजाब, अब देखिए पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया। पंजाब की पुरानी राजधानी है वो लाहौर थी। अब लाहौर राजधानी उधर चली गई, तो हमारे पास में कोई राजधानी नहीं बनी। राजधानी बनानी है हमें, तो राजधानी बनाएंगे तब तक। अब जो जैसे वर्तमान में हमारी पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से नगरीकृत शहर है। बाद में बनेगा तब तक राजधानी चाहिए, तो चंडीगढ़ से पहले पंजाब की राजधानी थी शिमला। यानी इस पंजाब के अंदर हरियाणा तो था ही था, 66 में अलग हुआ है। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा ये तीनों मिला के और कहलाता था पंजाब। जम्मू कश्मीर हमें मिला 48 में, और पूर्ण राज्य का दर्जा है उन्होंने हमें 56 में दिया। पिछले साल आपने देखा अक्टूबर के अंदर जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और यहां पर लद्दाख को अलग कर दिया। इस तरह से ये अलग होने के बाद में फिर इधर अपन देखते हैं ये पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्य, इसको जैसे इस तरह से आपने सबको मद्रासी कहा था, उसी तरह सबको बंगाली कह सकते हैं। यानी ये पश्चिमी बंगाल था, पश्चिमी बंगाल से अलग हुआ, बाद में आसाम होता है, आसाम से अलग ही नागालैंड होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब है वो आसाम और बंगाल से अलग होते हैं बाद में। एक बीच में राज्य आता है ये सिक्किम। सिक्किम है वो हमने 1975 के अंदर, मतलब जैसे यहां पर सांस्कृतिक प्रदूषण के नाम से कुछ क्लैश हुआ, और उसके आधार पर 1975 में सिक्किम है वो भारत का हिस्सा बन गया। ठीक उसी तरह से अपन केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों अपन ने ये तो दो तो देख लिए, पिछले साल बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसी तरह से तमिलनाडु के अंदर ये पुडुचेरी यानी पांडिचेरी, पुराना नाम पांडिचेरी, नया नाम पुडुचेरी। इस पांडिचेरी के अंदर 4 भाग है, 4 भाग है यानी 4 जिले हैं। एक का नाम तो पांडिचेरी खुद, एक हो गया कराईकल, यानी पुडुचेरी और कराईकल ये तो तमिलनाडु के अंदर है, और एक भाग है यहां पर यनम। यनम है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और इसी तरह से एक भाग है इस पांडिचेरी का, एक जिला है जिसका नाम है माहे। माहे है वो केरला के अंदर है। यानी पांडिचेरी 4 टुकड़ों में, पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे, ये पांडिचेरी चारों को मिला के, 4 जो प्लॉट है इन चारों प्लॉटों को मिलाकर क्या बना, पुडुचेरी। ये केंद्र शासित प्रदेश है। फिर यहां पर देखते हैं ये दीव और दमन, ये दोनों
दमन द्वीप के नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश था। उसी तरह इसके पास में दादरा एवं नागर हवेली, ये केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन चारों भाग, जो चार नाम लेते हैं, दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, इन सबको मिलाकर एक ही नाम दे दिया, दादरा नागर हवेली दमन द्वीप। ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस तरह से यहाँ पर ये चार टुकड़े हैं, लेकिन एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, और इसकी कैपिटल है वो है दमन। इसी तरह से अपन ने देखा चंडीगढ़ बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से बसावट से बनाया हुआ नया शहर है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। उसी तरह से अपन देखते हैं हमारी एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। इधर देखते हैं यहां समुद्र के अंदर यहां पर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये बहुत सारे द्वीपों का समूह है, 204 के करीब द्वीप है। 204 द्वीप तो यहां पर है, और यहां पर है लक्षद्वीप के अंदर, यानी इस तरफ ये लक्षद्वीप के अंदर है, ये है 43 द्वीप। इन द्वीपों के अंदर देखिए, अपने लक्षद्वीप तो कहा कि ये कोरल रीफ से बना हुआ है, लेकिन यहां पर देखते हैं तो जो हिमालय निकलता है, अभी हिमालय इस तरफ जाकर पूर्व जाकर यूं जाकर और यहां तक फैला हुआ है हिमालय, यानी ये हिमालय इस तरह से पूर्वोत्तर में जाके और नीचे की तरफ आता है, यानी ये हिमालय की चट्टानी भाग से बना हुआ द्वीप समूह है, जिसको अपन बोलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब इसमें भी आप देखिए, सबसे अंडमान के बाद में, अंडमान में 3 भाग हो गए, बड़े वाला, छोटे वाला, बीच वाला, फिर इसके बाद में 10 डिग्री चैनल से अलग हो जाएंगे, और उसके बाद में निकोबार, और निकोबार का जो नीचे वाला भाग है वो ठीक उसी तरह का होगा जिस तरह से ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप किसका बना हुआ है? कोरल रीफ का, यानी मूंगे की चट्टानों का। तो निकोबार वाले कुछ द्वीप है वो यहां पर जो भूमध्य रेखा की गर्मी के पास में, वो मूंगे की चट्टानों के बने हुए होंगे। इस तरह से हमने एक मोटा मोटी तरह से ये भारत के कुछ राज्य है। अब इन राज्यों के सब के अपन नाम देखते हैं, कौन किसकी बाउंड्री के ऊपर है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पाकिस्तान की बाउंड्री पे गुजरात से शुरू हुआ, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य हो गए पंजाब की बाउंड्री पे। पाकिस्तान की बाउंड्री पे। पाकिस्तान के बाद में इधर से शुरू होता है चीन। तो चीन की जो बाउंड्री है वो लद्दाख से लगती है, लद्दाख से शुरू हुई। अब लद्दाख से शुरू होने के बाद में अपन देखते हैं कि लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का अलग होया भाग है, लेकिन जब तक ये साथ में था तो पूरा उत्तर प्रदेश है वो चीन से टच हो रहा था। लेकिन उत्तराखंड अलग होने के बाद में उत्तर प्रदेश है वो चीन से टच नहीं होता, इसका अधिकांश भाग है वो नेपाल के सम्मुख है। उत्तर प्रदेश के बाद में देखिए आगे ये सब नेपाल ढक लेता है, लेकिन बाहर की तरफ ये चीन, नेपाल और भूटान के बाहर, यानी ये बड़ा, इस तरह से बड़ा देश है। तो जो चीन के जो टच होने वाले राज्य है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद में देखिए यहाँ पर ये सिक्किम है, वो कर रहा है चीन को टच, सिक्किम है। और सिक्किम के बाद में ये इस तरफ है वो अरुणाचल प्रदेश है, वो चाइना को टच कर रहा है। अब चाइना के बाद में देखते हैं अपन नेपाल। तो नेपाल की बाउंड्री है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और इधर से देखिए आप पश्चिमी बंगाल भी टच कर रहा है, और सिक्किम। यानी ये 5 राज्य है वो सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, ये टच कर रहे हैं नेपाल को। नेपाल के बाद में आता है हमारा भूटान। तो भूटान को टच करने वाले यहां से सिक्किम के बाद में ये इस तरह से बंगाल, यानी पश्चिमी बंगाल। फिर इधर से देखते हैं तो ये आसाम भूटान को टच कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश भूटान को टच कर रहा है। तो ये भूटान को टच करने वाले 4 राज्य हो गए। इसके बाद में इधर देखते हैं तो पूर्वोत्तर के जो राज्य इधर म्यांमार को टच करते हैं। म्यांमार को सीधे लाइन में टच करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश,
फिर नीचे की तरफ नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। इसके बाद में जो चारों तरफ भारत के राज्यों से घिरा हुआ देश है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, अब वर्तमान में बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के जो टच करने वाले राज्य है वो देख लेते हैं अपन। पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बाद में इधर देख लीजिए ये आसाम, आसाम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। इधर ये जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है, ये पाक अधिकृत कश्मीर वास्तव में भारत का हिस्सा है और इसकी बाउंड्री है वो अफगानिस्तान को टच होती है। यानी एक राज्य से टच होने वाला एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। इस तरह से हमारे 7 देश है वो पड़ोसी जो हमें टच करते हैं। इन 7 को याद करने के लिए कुछ मैं आपको न्यूमोनिक्स ट्रिक्स बता रहा हूं। इस ट्रिक्स का नाम है, एक तो है कि बचपन में मेरी इच्छा थी एमबीए करने की। बचपन में मेरी इच्छा क्या थी? एमबीए करने की थी। एमबीए यानी ये तो हमें जो 7 टच करने वाले हैं, जिनकी बाउंड्री सबसे लंबी किसके साथ है? तो सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है। देखिए बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है वो कटी फटी बहुत है, यानी घुमावदार बहुत है। इस कारण से सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर की लंबी बाउंड्री है चीन के साथ। फिर तीसरे नंबर की बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। फिर चौथे नंबर की बाउंड्री है वो नेपाल के साथ। फिर 5वें नंबर की बाउंड्री है वो म्यांमार के साथ। फिर 6ठे नंबर की बाउंड्री है वो भूटान के साथ। और 7वें नंबर की छोटी सी बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ में। इस तरह से इन 7 देशों के साथ में हमारे राज्य है वो टच होते हैं। अब इन राज्य कौन कौन से टच होते हैं, तो इसको याद करने के लिए भी आप छोटी ट्रिक्स यानी न्यूमोनिक्स बना सकते हैं। देखिए आप न्यूमोनिक्स बनाते हैं तो उसमें जनरली अपन लिखते हैं, जैसे ये आप लिख लिया BCPN बोल दिया, नहीं, आपको कोई न कोई ऐसी ट्रिक्स दिमाग में सोचनी चाहिए जिसकी कोई न कोई पिक्चर बने। और पिक्चर बनने के साथ में जो चीज आप बनाना चाहते हैं, यानी अपन यहाँ तो ये अल्फाबेट बेसिक ले लिए, लेकिन अल्फाबेट बेसिक लेने का मतलब ये हुआ कि हम जो ट्रिक्स बना रहे हैं उसमें डर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के और जो भी डायग्रामेटिकली या पिक्चरल फॉर्मेट, पिक्चर की फॉर्मेट ट्रिक्स होती है वो बनानी चाहिए। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के राज्य, तो मैंने कह दिया पंजाब का आदमी है वो पाकिस्तानियों को गाजर खिला रहा है, यानी पंजाब, गाजर का मतलब गुजरात, ज का मतलब जम्मू कश्मीर और र का मतलब राजस्थान। ये तो पंजाब से टच होने वाले राज्य हो गए। फिर अफगानिस्तान से एक ही राज्य टच होता है अभी, जम्मू कश्मीर। अभी पिछले साल अक्टूबर के अंदर हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसके बाद में लद्दाख की बाउंड्री है वो चीन से शुरू होती है, लद्दाख है वो पाकिस्तान को नहीं लगता। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जहां से चीन की बाउंड्री शुरू हुई। तो चीन वाले जो राज्य है उसको कहना है अपने को कि चीन होश में आओ, यानी होश में आने का मतलब वो HAU और S, होश में आओ। H का मतलब तो हिमाचल प्रदेश, A का मतलब इधर ठेठ इधर लास्ट में अरुणाचल प्रदेश, U का मतलब उत्तराखंड और S का मतलब सिक्किम। होश में आओ वरना हमें हमारी आर्मी है इसकी अच्छी तरह से लीद निकाल देगी। लीद का मतलब लद्दाख। तो ये 5 एक केंद्र 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये चीन को टच कर रहे हैं। अब देखते हैं नेपाल के, जो नेपाल को टच करने वाले राज्य। तो नेपाल को टच करने वाले ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 और बंगाल और बिहार और एक है वो सिक्किम। अब आपको यूं सोचना है कि एक नेपाली आदमी है वो अपनी बीबी को कहीं पे चढ़ा रहा है, उतार रहा है। उतारने के लिए 2 बार चढ़ाना मतलब ये सिक्किम, और 2 बार उतारने का मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बीबी का मतलब बंगाल और बिहार। ये तो हो गया नेपाल का। इसके बाद में जो भूटान है, अब भूटान को आपको बोलना है वैसे भुट्टा साहब। साहब का मतलब है सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल।
इतना बोलने से ये भूटान को टच होने वाले आपके राज्य याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद में देखना है आपको म्यांमार से टच होने वाले राज्य। तो म्यांमार में आपको बोलना है अन्नू की मम्मी म्याऊ। अ का मतलब तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, न का मतलब नागालैंड, म फॉर मणिपुर, फिर मी मतलब मिजोरम। तो इस तरह से ये म्यांमार को टच होने वाले राज्य हो गए। इसके बाद देखते हैं बंगाल को टच होने वाला राज्य। तो ये आपको सोचना है कि एक बंगाली आदमी वो किसी मेगाराम नाम के आदमी के घर पर चाय और पूड़ी खा रहा है, तो आपको बंगाली का मतलब तो बंगाल या बांग्लादेश हो गया, और मगाराम का मतलब मेघालय, राम का मतलब हो गया मिजोरम, चाय का मतलब चाय सबसे ज्यादा असम में निकलती है, पुरी का मतलब त्रिपुरा। तो इस तरह से आपको सोचते हुए ये बंगाल को टच करने वाले राज्य याद हो जाएंगे। इस तरह से आपने ये जो कुल 1-2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और बाकी बड़े राज्य हो गए, तो कुल 18 ये बड़े स्टेट हमारे हैं वो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे। अब अपन देखते हैं कि इनके अलावा भी राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के अलावा भी हमारे जो बचे हुए राज्य हैं उनका देखते हैं। उनके नाम देखिए, यहां से शुरू करते तो गुजरात के बाद में महाराष्ट्र की कैपिटल है वो मुंबई है। उसके बाद में अपन देखते हैं ये पुर्तगाली जिनको भगाया था हमारी आर्मी ने 1961 में, तो जो पुर्तगालियों से जो खाली करवाया वो है गोवा। ये गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश बना और बाद में अब पूर्ण राज्य का दर्जा है, और ये इसकी राजधानी है वो पणजी है। फिर भाषाई आधार पे बना कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। फिर अपन देखते हैं भाषाई आधार पर ही मलयालम, जिसकी राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। फिर यहाँ तमिल राज्य है जिसकी कैपिटल है चेन्नई, और उसके ऊपर हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी कर्नावट। और इसी आंध्र प्रदेश से जो पिछली साल अलग हुआ है वो है तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। फिर है मध्य प्रदेश से अलग हुआ, ये इस तरह से जो खड़ा स्टेट है इसका नाम है छत्तीसगढ़, यानी 36 किलों वाला राज्य। फिर ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर स्टेट है, समुद्र से पूरी तरह से लंबा स्टेट है उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर हो गया। फिर हमारा बीच में जो यूनियन टेरिटरीज आ जाएगी। तो इस तरह से ऐसे बाकी बचे हुए स्टेट है जो किसी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के ऊपर नहीं है। अब अपन देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है वर्तमान में 8 है। देखो पिछली साल जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे ही बने तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 9 हो गई थी, लेकिन बाद में ये दादर नागर हवेली और दमन द्वीप सबको मिला दिया तो एक कम हो गया। यानी इस तरह से वर्तमान में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 के नाम ये है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली हमारी केंद्रीय राजधानी है, एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है। फिर चंडीगढ़, फिर 4 टुकड़ों में बसा हुआ पुडुचेरी, यानी ये पांडिचेरी हो गया। जो पांडिचेरी का एक भाग यमन है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, पांडिचेरी और कराईकल है खुद ये तमिलनाडु के अंदर है, और माहे है वो केरला के अंदर है। तो इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद दमन द्वीप इनको मिला दिया। फिर इस तरफ यहाँ पर ये लक्षद्वीप की राजधानी है वो कवरत्ती है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। ये इस तरह से 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर अपन एक आपको ध्यान रखना होता है, ये जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं इनकी राजधानियां, जैसे यहां पर अरुणाचल प्रदेश है तो इसकी कैपिटल है वो ईटानगर है। नागालैंड है इसकी राजधानी है वो कोहिमा है। मणिपुर है इसकी राजधानी इम्फाल है। मिजोरम राजधानी इसकी आइजवाल है, और त्रिपुरा की राजधानी है वो अगरतला है। मेघालय की राजधानी है वो शिलोंग है। आसाम की राजधानी दिसपुर है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इस तरह से इन राज्यों की राजधानियां हैं वो आपको थोड़ी सी रिवाइज करनी चाहिए। अब अपन देखते हैं जो भारत की इस राजनीतिक स्थिति के ऊपर किस तरह से भूगोल है। अब भूगोल के अंदर क्या होता है कि यहां पर किस तरह से द्वीप बने, किस तरह से यहां पर इस तरफ है वो चीज है उसको तो पश्चिमी बोलेंगे, तो यहां पर किस तरह से पश्चिमी घाट है, इधर है तो क्या है पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई है वो थोड़ी ज्यादा है, तो इधर से नदियां निकल के और
इस तरफ जाएगी, यानी यहां पर नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो देखना है। फिर इधर वाली जो नदियां हैं वो जैसे गंगा है, यमुना है, इधर से निकल रही है अपनी सिंधु है, सिंधु की सहायक नदियां देखेंगे अपन, नदियां सारी है वो अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब नदियां हैं वो हिमालय से पहले की है, यानी हिमालय कल परसों का एक पहाड़ है और इससे पहले नदियां थी, जो नदियां अपना मार्ग बदल नहीं पाई, तो नदियां पहले से इधर से देखते थे तो दौड़ के वहां थे अरुणाचल प्रदेश जाती हुई और बांग्लादेश से होती हुई यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ये नदियां हैं वो नदियों का मैदान बनाती है। मोटी नदी है जैसे सिंधु है, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का मैदानी भाग है। सबसे ऊपर देखें तो हिमालय का पहाड़ी भाग है, हिमालय में भी बड़ा हिमालय, मध्यम हिमालय और छोटा हिमालय, इस तरह से हिमालय का भाग है। हिमालय के बाद में मैदानी भाग हो जाएगा। मैदान के बाद देखते हैं तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इधर इसके पास में पश्चिमी मैदान, तटीय मैदान हो जाएगा, तो पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो ये द्वीप का हमारे पास में समूह है, लक्षद्वीप वाला जो कोरल का भाग है। इधर देखें तो ये अंडमान निकोबार, ये इधर से जो हिमालय दौड़ता हुआ रहा है उसी का भाग है, लेकिन इसके कुछ भाग है वो कोरल के ही बने हुए। फिर अपन देखते हैं कि इधर वाला जो समुद्री भाग है ये अपन हम नक्शे में, विश्व के नक्शे में देखेंगे तो त्रिभुज के जैसा दिखेगा। तो ये बड़ा सा ये जमीन से त्रिभुज की तरह जो भाग है इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ का जो जमीन से घिरा हुआ भाग है, यानी इधर पाकिस्तान आ जाएगा, और पाकिस्तान और इधर से ये जो मध्य एशियाई देशों से घिरा हुआ भाग है इसको अरब सागर कहते हैं। तो इस तरफ वाला तो अरब सागर हो जाएगा, इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और इनको दोनों को जोड़ने के लिए ये इसके बीच में है पाक जल डमरू। देखो डमरू का मतलब होता है वो जो मदारी बजाते हैं, बाबा जी बजाते हैं, पाक जल डमरू। अब ये जो पाक है इसका नाम है, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। रॉबर्ट पाक नाम का एक गवर्नर था जो चेन्नई का, मद्रास का गवर्नर था, रॉबर्ट पाक। इसके नाम पे इस डमरू का नाम, डमरू का मतलब इधर वाला ये भाग, इधर वाला भाग, इन दोनों को जोड़ने वाला ये छोटा सा भाग है, तंग भाग है पानी का, इसको बोलते हैं पाक जल डमरू। फिर यहां पर ये बिल्कुल जमीन से घिरी हुई एक खाड़ी बनी, इस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी है। पाक जल डमरू है बिल्कुल ये इंडिया के, यहां पर इधर अपन देखते हैं श्रीलंका का इधर वाला भाग आप देखेंगे जाफना कहलाता है, तो जाफना के बिल्कुल करीब में ये पाक जल डमरू है। अब जनरली क्या होता है, ये छोटा भाग है, यहां से जहाज नहीं आते, और आते हैं तो भी यहाँ पे कोरल की चट्टान है और बहुत है। अपन देखते हैं हमारा जो राम सेतु है, तो राम सेतु बिल्कुल यहां से इधर जाता है, रेल मार्ग भी है। इस कारण से जो भी जहाज आएगा वो जहाज घूम के और इस श्रीलंका के बाहर से होता हुआ आगे जाएगा। तो जो जहाज आएगा, अब सरकार ने एक योजना बनाई, क्यों नहीं कि इसके बीच में से रास्ता निकाल लें। अब रास्ता निकालने से जहाज का घूम चक्र ये तो बंद हो गया, लेकिन नुकसान क्या हो रहा था, नुकसान एक तो ये कोरल रीफ सारी खत्म हो गई। इन कोरल के अंदर ये मरने के बाद में इसके अंदर हजारों तरह के और जीव भी पाए जाते हैं, तो पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान है। फिर हमारी भावनाएं, यानी जो राम सेतु है, जो भगवान राम श्रीलंका पर आक्रमण करने के लिए इसी राम सेतु से गए थे, तो उसको तोड़ना पड़ता है। तो इस कारण से जो एक योजना चली थी सेतु समुद्रम योजना, और इसको बीच में रोकना बंद करना पड़ा था। तो ये पाक जल डमरू से होती हुई निकलती, लेकिन निकली नहीं है। अब देखते हैं कि जो ये स्थिति है, इस स्थिति के आधार पे भारत के किस तरह से हमारा मॉनसून बनता है, किस तरह से इसकी मिट्टियां हैं, किस तरह से आगे खेतीबाड़ी होती है, किस तरह से कृषि है, व्यापार है, किस तरह से हमारे उद्योग, यानी इसी भौगोलिक स्थिति के कारण हमारी सारी चीजें हैं वो सेकेंडरी, यानी दूसरी सारी चीजें वो इस भूगोल के कारण तय होती है। एक हमारी ये बीचों बीच में निकल रही है कर्क रेखा। कर्क रेखा है वो हमारे 8 राज्यों से निकलती है। इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, निमोनिक्स है, राम झा कि 6 पंगु मित्र है, 6 पंगु मित्र। इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 राज्यों के नाम है,
इन 8 राज्यों के नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। इधर से देखें तो ये सबसे नीचे ये बड़ा हुआ भाग है मिजोरम। मिजोरम इधर है, त्रिपुरा जो बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ है। फिर इधर देखें तो ये पश्चिमी बंगाल है। अब पश्चिमी बंगाल के बाद में देखें तो ये यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद में ये मध्य प्रदेश है। फिर राजस्थान को टच करती हुई गुजरात और ये यहाँ पे बीच में रह गया ये झारखंड। तो इन 8 राज्यों को पार करती हुई और कर्क रेखा भी निकलती है। इस तरह से ये मोटा मोटी तौर पे अपन भारत की स्थिति देख रहे हैं। एक बात देखिए, आप देखिए जैसे जैसे आंकड़े हैं, मैंने ये आंकड़े कैसे याद किए, तो इसका आंसर ये है कि आप एक न्यूमोनिक्स का तरीका होता है कि किस तरह से कोई भी आंकड़ा है उसको शब्द में, और उस शब्द कैसा होना चाहिए, एक चित्रात्मक भाषा होनी चाहिए, ऐसे एक बदलने का रिवाज है, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू मेमोराइज। अगर उसको इसके साथ में कोरिलेट करके और अपन देखते हैं तो ये बड़े से बड़े आंकड़े हैं, इनको आप चित्र में कन्वर्ट करके और वो भी याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वो अलग से जो वीडियो बना हुआ है उसको देखिए।